नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्लास, ये रहेगी क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 रहेगी यूजीसी नेट पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और पेपर 1 में भी आपकी यूनिट नंबर 9 चल रही है भाई। ठीक है, यूनिट नंबर 9 चल रही है। ठीक है, कौन सी? यूनिट नंबर 9 आपकी ये चल रही है। यूनिट नंबर 9 चल रही है। ठीक है, यूनिट नंबर 9 चल रही है। इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 8, 9, 10 यानी क्रम में कर चुके हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं। 9वीं चल रही है आपकी। ठीक है, 10वीं पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा पहली, दूसरी और आपकी चौथी, 5वीं यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी यूनिट रह रही है आपकी बोध की। उसमें क्या आएगा? परिच्छेद आएगा और परिच्छेद के अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन छांट कर उसमें करने होते हैं। 2 से 3 क्लास में वो आपकी पूरी हो जाएगी। कोई ज्यादा बड़ी उसमें दिक्कत आपके नहीं आने वाली। इसके अलावा 5वीं, 6वीं और 7वीं यूनिट आपकी रह रही है। केवल 3 यूनिट आपकी मोटी मोटी ये मान लो कि 3 यूनिट आपकी रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम से पहले ही आप लोगों की जो है ये पूरी करा दी जाएगी। जून के लगभग आपके यहाँ पहले सप्ताह में, उम्मीद है कि पहले सप्ताह में ही आपकी ये सारी क्लासें लगभग 10 तारीख के आसपास तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू भी कराऊंगा और भाई आपके जो है एमसीक्यू में आपके साथ साथ करा भी रहा हूं उसमें। ठीक है, प्रत्येक जो है यूनिट के मैं एमसीक्यू भी साथ के साथ ही करा रहा हूं। जिनके रह रहे हैं उनके भी करा दूंगा। ठीक है, दिक्कत वाली कोई, समस्या वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगली बात समझे, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है, और आप लोगों को मैंने पीडीएफ के बारे में पहले ही बता दिया था। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, उससे पहले भी आपको बताया कि संसार एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां से आप हमारी पीडीएफ जो है, ये वाली पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली क्लास पढ़ाई थी मैंने, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। पिछली क्लास जो आप लोगों को पढ़ाई उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख ले और उसके बाद इन क्वेश्चनों को करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताएं भाई, आप लोगों के द्वारा कितने आंसर इसमें दिए जा रहे हैं। पिछली क्लास में भी कई बच्चों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस बार जो है आप लोग भी सभी आंसर दोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। खुले में सोच समस्या किस श्रेणी में आती है? तो खुले में सोच करते हैं उसमें वो आपकी जो है, आपकी वो जो समस्या है वो कौन सी श्रेणी में शामिल की गई है? कौन सी श्रेणी में शामिल की गई है? ए में दिया गया है स्थानीय पर्यावरणीय समस्या है, या क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्या है, या सी में है आपका वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है, या नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, या कोई सी भी समस्या नहीं है। देखो भाई, खुले में सोच की समस्या किस श्रेणी में आती है? खुले में सोच की आपकी वैश्विक समस्या तो हो नहीं सकती, वैश्विक समस्या तो ये हो नहीं सकती। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है क्षेत्रीय समस्या, क्षेत्रीय समस्या भी नहीं है भाई। ठीक है, ये क्या है? स्थानीय समस्या है, उस क्षेत्र के लोकल लोगों की समस्या है। तो कुल मिलाकर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन सही आंसर सही हो जाएगा भाई, ए। ठीक है, तो स्थानीय पर्यावरणीय समस्या इसको कहा जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, जोरदार भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करो। ठीक है, आगे बात समझिए, जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, इतनी अच्छे जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं और इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को ये पीडीएफ जो है, यूनिट जो है मैं आपका, ठीक है, सारी की सारी यूनिट डिटेल में बिल्कुल करा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं, कि सभी को करा रहा हूं। तो भाई जो है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। देखो, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और एक बार पूरा जरूर देख लिया करो। ठीक है, पूरा भी जरूर देख लिया करो भाई। ठीक है, चलो जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जल स्रोतों का अतिक्रमण यानी कि जल का अधिक दोहन किस पर्यावरणीय समस्या में श्रेणी में आता है? ये आपको बताना है। क्या क्षेत्रीय समस्या है, स्थानीय समस्या है, या वैश्विक समस्या है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो किस प्रकार की समस्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो जी, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। ठीक है, किस प्रकार की समस्या होगी? जल स्रोतों का अतिदोहन यानी कि जल का जो है आवश्यकता से ज्यादा दोहन करना किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या में आएगा? देखो भाई, वैश्विक समस्या तो ये है नहीं और ना ही ये क्षेत्रीय समस्या, ये होती है स्थानीय समस्या, हमारी लोकल समस्या है। जब हम पानी का ज्यादा दोहन करते हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो क्या आएगा? स्थानीय समस्या। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा भाई बी। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। एक देखो भाई, इससे पिछली जो क्लास आई थी, इससे पिछली जो क्लास आई, ठीक है, और ठीक है, और वो क्लास थी ऑब्जेक्टिव आपकी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास आई थी वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास आपकी आई थी और उसमें भाई मैंने जो है, ठीक है, उसमें मैंने क्या करा, उसमें एक आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था भाई। क्वेश्चन नंबर 15 था, उसका आंसर गलत बता दिया। ठीक है, उसका आंसर मैंने आपका क्या है, ए बता दिया उसमें। ठीक है, जबकि रहेगा क्या उसमें, उसके हिसाब से सी रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपका एसडीजीएस जो है, ठीक है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है, ठीक है, कितने हैं आपके? 30, उसमें पूछा गया था कितने वर्ष तक जो ना, किस वर्ष तक निर्धारित किए गए हैं? तो वे 2030 तक।
2030 तक किए गए, जबकि मैंने उसमें बता दिया भाई 2015 तक, ठीक है, 2015 तक। और 2015 बताया गया किसके लिए, आपके ये बताया गया है आपके मिलेनियम, यानी कि एमडीजी, एमडीजीएस के लिए, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ठीक है, ठीक है, इसके लिए 2015 है, इसके लिए 2015 है, और एसडीजी के लिए 2030 है भाई, उसको सही कर लेना भाई, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, ठीक है, मैंने उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दिया था, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, ठीक है, एक आधा आंसर जो है गलत बता दिया जाता है, ठीक है, या मुंह से निकल जाता है, ठीक है, उसके लिए जो है माफी चाहता हूं भाई आप लोगों से, ठीक है। चलिए जी, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या भाई, स्थानीय, ये स्थानीय समस्या है भाई, स्थानीय समस्या है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कचरे का प्रबंधन किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है। कचरे का जो प्रबंधन, ठीक है, कचरे का जो प्रबंधन है, कचरे का प्रबंधन किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, ये आपको इसमें बताना। तो बताओ भाई फटाफट। ए में दे गया है स्थानीय, बी में दे गया है क्षेत्रीय, सी में वैश्विक। देखो वैश्विक तो हो ही नहीं सकता, विश्व की ये समस्या नहीं है, कचरे की समस्या होती है लोकल लोगों की, स्थानीय लोगों की, ठीक है, तो क्षेत्रीय भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा भाई स्थानीय समस्या। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है। बताओ औद्योगिक पर्यावरणीय, औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है, ये आपको बताना, ठीक है। देखो भाई एक का, ठीक है, ए में देगा स्थानीय, बी में क्षेत्रीय, और सी में वैश्विक, और डी में देगा नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो वैश्विक समस्या तो हो नहीं सकती, औद्योगिक प्रदूषण की जो समस्या है वो किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या होगी, वैश्विक समस्या तो है नहीं, और ना ही ये लोकल है भाई, स्थानीय भी नहीं है, तो कैसी होगी, क्षेत्रीय समस्या है। जब उद्योग लगेगा तो पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को नुकसान होगा, उससे पूरे एरिया को उससे नुकसान होगा, पूरे क्षेत्र को उससे नुकसान होगा, पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। मान लो उद्योग है, उद्योग लगा दिया भाई किसी क्षेत्र में, फैक्ट्री लगा दी किसी क्षेत्र में, फैक्ट्री लगा दी किसी क्षेत्र में, जब फैक्ट्री लगाओगे तो फैक्ट्री का जो उद्योग का जो धुआं निकलेगा उससे नुकसान भाई पूरे क्षेत्र को होगा, किसी एक स्थानीय क्षेत्र को नहीं होना, किसी एक मोहल्ले को नहीं होना, या किसी एक गांव को नहीं होना, उससे जितने भी आसपास के जितने गांव हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबको नुकसान होगा। दूसरा, इससे जो अवशिष्ट निकलेगा, जो मलबा निकलेगा, वो इतना ज्यादा निकलता है, मान लो नदी में गया तो वो नदी जहां तक भी फैलेगी उस पूरे क्षेत्र में उससे नुकसान होगा, या उस पूरे क्षेत्र की मिट्टी का अपरदन होगा, उस पूरे क्षेत्र की मिट्टी का नुकसान होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कैसी रहेगी भाई, क्षेत्रीय समस्या रहेगी। आगे बात समझ में। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करूं तो भूजल दोहन, भूजल दोहन का मतलब होता है भूमि के अंदर से जब जल, अत्यधिक जल निकाला जाता है, जमीन के अंदर से जब आप ज्यादा जल निकालोगे तो उसे क्या कहा जाएगा, भूजल दोहन। किस श्रेणी में आएगा, वैश्विक श्रेणी में आएगा ना भाई, स्थानीय श्रेणी में भी नहीं आ सकता, कौन सी में आएगा, क्षेत्रीय श्रेणी में आएगा बेटी। जब आप जो ना जमीन से जल का दोहन करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके घर का ही जल खत्म होगा, आपके जन घर के नीचे जो मिट्टी है, जो जमीन है या भूमि है, उसी का जल खत्म, आसपास के जो क्षेत्र में, पूरा जो क्षेत्र है आसपास के क्षेत्र का जल सारा समाप्त हो जाएगा, वाटर लेवल पूरे गांव का, 2-4 गांव का वाटर लेवल जो है नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, क्षेत्र को नुकसान होगा पूरा। इसके तो इसे कहा जाएगा क्या, क्षेत्रीय समस्या, इसको कहेंगे भाई क्षेत्रीय समस्या, ठीक है। तो क्षेत्रीय समस्या आएगी, ठीक है। चलो जी समझ में आ रही होगी बात भाई, नहीं आ रही तो बता दिया करो भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। शहरीकरण से संबंधित पर्यावरणीय समस्या कौन सी है ये बताओ, ठीक है। बताओ भाई, आपको भी आंसर देना, एक दो आंसर दिया करो यार, ठीक है, फटाफट आंसर देते रहा करो भाई, ठीक है। आप लोगों के आंसर का वेट करता हूं मैं, ठीक है, एंड में सबके देखूंगा भाई किसके कितने सही हैं, ठीक है। आगे बात समझे, तो सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है, साथ के साथ देते रहा करो। देखो कुछ बच्चे सोचे भाई क्यों दें भाई हम, ठीक है, क्यों दें आंसर, ठीक है भाई। देखो आंसर देने से ना आप ही का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जो ना इससे तुम्हारी जो ना और तैयारी और अच्छी तरह होगी, ठीक है। 21 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 21 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और कुछ बच्चों का तो 21 जून को भी हो सकता है भाई, ठीक है। जैसे मान लो कोई योगा वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, फारसी उर्दू वाले हैं, अरबी वाले हैं, ठीक है, या पंजाबी भाषा से हैं, तमिल भाषा से हैं, तेलुगु भाषा से हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के क्या होगा, ऐसे बच्चों के तो 21 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, जो आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वे मिलेंगे आपको लास्ट में, ठीक है। वे एग्जाम होंगे आपके लगभग 25 जून के बाद, ठीक है। तो तब तक जो ना आप लोगों को जो है मेहनत करनी है दबा कर, ठीक है, मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो दबा के, तभी जाकर एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है, तभी जाकर आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे भाई। शहरीकरण से संबंधित पर्यावरणीय समस्या कौन सी समस्या है बताओ, शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण से जो समस्या है, शहरीकरण से जो संबंधित पर्यावरणीय समस्या है वो कौन सी समस्या होगी, क्या वैश्विक समस्या होगी, नहीं भाई, शहर जो ना एक क्षेत्र में बनेगा, क्षेत्र में बनेगा, तो शहरी समस्या वैश्विक समस्या तो होगी, स्थानीय लोकल तो हो नहीं सकती, ठीक है, जब शहर बन रहा तो एक क्षेत्र में बनेगा, सीधी बात है, तो क्षेत्रीय समस्या होगी भाई, सी ऑप्शन से आएगा इसका, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है बताओ। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब जो है ना तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा
तो ऐसा तो है नहीं भाई किसी एक क्षेत्र का बढ़ेगा किसी एक गांव का बढ़ जाएगा, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा तो किसी एक गांव का थोड़ा ना बढ़ना, कहाँ का बढ़ेगा, या किसी क्षेत्र का बढ़ेगा, ये तो भाई पूरे विश्व का बढ़ता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, न किसी स्थानीय क्षेत्र की समस्या है, न किसी एक गांव की समस्या। जब तापमान बढ़ेगा, मान लो आप पेड़ पौधे काट रहे हो दबा कर, उससे क्या होगा, सूर्य के जो ना तापमान ज्यादा बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो पूरे क्षेत्र में गर्मी होगी भाई, पूरे विश्व में गर्मी होगी, पूरी पृथ्वी पर गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। उससे केवल जो ना किसी एक क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ना। आगे बात समझे, तो आंसर सही हो जाएगा वैश्विक क्षेत्र, वैश्विक, ठीक है। किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है, वैश्विक समस्या भाई, वैश्विक समस्या है, याद रखना, ठीक है। पर्यावरण को लेकर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं भाई। समुद्र स्तर में वृद्धि किस प्रकार की समस्या है बताओ। जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, कैसे होगी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि तब होगी जब आप पेड़ पौधों को काट दोगे, ठीक है, या आपका जो ना आपके एसी ज्यादा चलाओगे, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, उद्योग को ज्यादा बढ़ावा दोगे, उनसे जो धुआं निकलेगा फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, कारों से, एसी से जो गैस निकलती है, एसी से जो गैस निकलेगी, ठीक है, एसी गाड़ियों में लग रही हो या घर में लग रही हो, फ्रिज वगैरह से जो गैस निकलेगी, अवशिष्ट जो बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधे काटोगे तो तापमान ज्यादा बढ़ेगा, वर्षा कम होगी, आपदाएं ज्यादा आएगी, उससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान ज्यादा वृद्धि होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, बर्फ ज्यादा पिघलेगी, बर्फ ज्यादा पिघलेगा तो नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा आएगी। और नदियों का पानी कहां पे जाता है, नदियों का पानी जाएगा भाई समुद्र में, नदियों का पानी जाता है कहां पे, समुद्र में। जब नदियों का पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि समुद्र जो ना केरला भारत का है या बांग्लादेश का है या पाकिस्तान का है, समुद्र तो भाई पूरी दुनिया के होते हैं, ठीक है, पूरे विश्व के होते हैं। तो कैसी समस्या, वैश्विक समस्या भाई, वैश्विक समस्या है नहीं, कितना आसान, ठीक है नहीं, बहुत आसान भाई, ठीक है, वैश्विक समस्या है, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, ओजोन क्षरण किस श्रेणी में आता है, ओजोन क्षरण किस श्रेणी में आएगा, ओजोन क्षरण, ठीक है, मैंने आपको बताया ना समताप मंडल, ठीक है, मंडल होते हैं भाई, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, तो बाह्य मंडल, 5 प्रकार के मंडल होते हैं, ठीक है, और ठीक है। तो कुल मिलाकर ओजोन जो है, ओजोन की एक परत बनी हुई थी, ओजोन की एक परत बनी हुई है, जो प्रकाश, जो सूर्य से आने वाली आपकी कैसी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, ठीक है, उनको अवशोषित कर लेती हैं और उनको छान कर फिल्टर करके पृथ्वी पे भेजती है, जिससे आपके जो ना पृथ्वी पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, पृथ्वी को नुकसान ना हो, मानव या जीव जंतुओं को नुकसान ना हो। अगर वे डायरेक्ट आ जाए तो उससे भाई है ना आपका स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर, ठीक है, यानी कि त्वचा कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, त्वचा के रोग, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी गैस है जिससे हमारे चर्म को या हमारे चाम को या हमारे शरीर को ऊपरी भाग को नुकसान होता है, ठीक है। तो उसी को कहा गया ओजोन क्षरण किस श्रेणी में आएगा। देखो ये कोई एक देश की समस्या तो है नहीं, या किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं, या किसी एक गांव की समस्या तो है नहीं, ये तो भाई पूरे विश्व की समस्या, तो वैश्विक समस्या होगी, ठीक है, वैश्विक समस्या होगी। तो सी आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चले आगे, चलो जी, तो सी आंसर सही हो जाएगा भाई इसका, कौन सा, सी। आवाज सही आ रही, बता दो भाई, कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, ठीक है, बता देगा। पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया, सबकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, पीडीएफ मिलेगी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो ज्वाइन कर लियो भाई। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या किस श्रेणी में आती है बताओ। अच्छा, जलवायु परिवर्तन समस्या जो है वो किस श्रेणी में आएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर है जी आपके सामने 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 10 है, इसका आंसर आप लोगों को देना भाई, फटाफट दो देखो, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या किस श्रेणी में आएगी बताओ भाई, कौन सी श्रेणी में आएगी, ठीक है। तो भाई जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान होगा वो किसी एक स्थानीय क्षेत्र में होगा, स्थानीय क्षेत्र में तो होना नहीं, या किसी क्षेत्र में होगा नहीं भाई, ये तो पूरे विश्व को नुकसान होगा भाई। जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे पूरे विश्व को नुकसान होता है, पूरे विश्व को नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर आपका वैश्विक समस्या रहेगी, वैश्विक समस्या रहेगी। 10 क्वेश्चन हो लिया है आपके, ठीक है। चलो जी 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत हो लिया वैश्विक समस्या, ठीक है, स्थानीय समस्या और क्षेत्रीय समस्या। अब और क्वेश्चनों पर बात करते हैं। खुले में सोच की समस्या का समाधान कौन सा हो सके बताओ। तुम्हारे से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आंसर भी आपको जो ना आसानी से देना, इसका आसानी से ही आंसर देना, और सबका सही होना चाहिए। खुले में सोच की समस्या का समाधान कौन सा हो सके बताओ। शौचालय निर्माण करना हो सके, या कचरे का पुनर्चक्रण हो सके, या फिर वृक्षारोपण हो सकता है, या फिर जल स्रोतों का संरक्षण करना हो सकता है, बताओ भाई। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम पे जो है आप लोग ये क्लासें देख रहे हैं, और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, और अन्य लोगों को भी बताएं भाई कि वहां पर जो है, ठीक है, ये जो है इस चैनल पर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का, पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो देखो भाई, खुले में सोच की समस्या का समाधान कौन सा हो सके।
भाई कचरे का पुनर्चक्रण से तो कोई संबंध है नहीं, वृक्षारोपण से थोड़ा ना सोच रुक जाएगी, ठीक है, या जल स्रोतों के संरक्षण करने से रुक जाएगी। भाई शौचालय बनाओगे तभी तो सोच करो जो ना सोच रुकेगी, ठीक है, सोच जब भी तो बदलेगी इंसान की जब घर में शौचालय होगा, जब घर में शौचालय होगा तभी तो वहीं पकड़ेगा ना, ठीक है, तो वो जंगल में नहीं जाएगा लोटा लेगा, ठीक है, कहाँ पे बैठेगा, फिर घर में ही रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, शौचालय का निर्माण किया जाएगा। उम्मीद है कि सभी ने आंसर सही दिया होगा इसका, और जिसने सही नहीं दिया भाई साहब उसे अधिक सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो है, ठीक है, यूजीसी नेट है भाई ये, ठीक है, इतनी आसानी से क्लियर ना होता। कचरे का प्रबंधन किस उपाय से सुधारा जा सकता है बताओ, कचरे का प्रबंधन किस उपाय से सुधारा जा सके ये आपको बताना। अवशिष्ट जल पुनः उपयोग करने से, या पुनर्चक्रण और अवशिष्ट पृथक्करण करने से, या प्रदूषण नियंत्रण करने से, या फिर जल संरक्षण करने से। आसान सा है भाई, आंसर बता दो फटाफट, ठीक है, 1 मिनट इंतजार कर रहा आपका, ठीक है, उसके बाद आंसर बताऊंगा इसका, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, चलो जी। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, तो थक लिए दिखे भाई तुम, हाँ, अभी तो यार तेरा 12-13 मिनट की क्लास हुई अभी, ठीक है, अभी से थक लिए भाई, इतनी जल्दी ना थको, ठीक है, इतनी जल्दी थकोगे तो काम कैसे चलेगा ना बताओ, अगर इतनी जल्दी थकोगे तो काम कैसे चलेगा, है प्रोफेसर कैसे बनोगे भाई, ठीक है। चलो ये देखो भाई, कचरे का प्रबंधन किस उपाय से सुधारा जा सकता है। अवशिष्ट जल प्रबंधन, जल से तो कोई संबंध है नहीं, कचरे का, ठीक है, आगे बात समझे, प्रदूषण नियंत्रण से भी कोई संबंध ना है, और जल संरक्षण से भी कोई संबंध ना है। कचरा रोका जाएगा भाई पुनर्चक्रण करने से, एक तो, ठीक है, यानी कि कचरे का पुनर्चक्रण कर लो, जैसे मान लो कुछ ना आपके आपके क्या है, ठीक है, जो गीला कचरा है, ठीक है, गीला जो कचरा है, गीला कचरा किसको कहेंगे, जैसे मान लो सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, अवशिष्ट बची हुई सब्जियां हैं, ठीक है, सड़े हुए जो ना आपकी सब्जियां वगैरह हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप डाल सकते हो किसमें, उनको डाल सकते हो भाई गैस बना सकते हैं उनकी, ठीक है, उसे बोलते हैं तो क्या, एक कुआ वगैरह बना देते हैं, उससे गैस निकलती है फिर, ठीक है, अभी बात समझे, तो कुल मिलाकर पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अवशिष्ट पृथक्करण, अवशिष्टों को अलग अलग करके भी आप कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। अवशिष्ट मतलब जो बची हुई चीजें, जैसे मानो पन्नी अलग कर दी, प्लास्टिक की चीजें अलग कर दी, उसमें जो ना लकड़ी की चीजें हैं कुछ उसको अलग कर दी, कागज है तो उसको अलग कर दिया, ठीक है, आपके गीला छिलके वगैरह हैं उनको अलग कर दिया। कुल मिलाकर अवशिष्टों का पृथक्करण करके भी आप क्या कर सकते हैं, कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा भाई इसका, कौन सा, बी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल स्रोतों के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है बताओ। सोच क्या बताइए भाई, बहुत ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। जल स्रोतों के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। जल स्रोतों का अतिक्रमण मतलब जैसे आप देखते हो ना आपके क्षेत्र में, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हो या आपका जो ना बिहार वाले क्षेत्रों में रहते हो, ठीक है, या इसके अलावा दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो, तो इन क्षेत्रों में जल का बहुत बड़ी मात्रा में दोहन किया जा रहा है भाई। इसको कैसे रोका जा सके बताओ, ठीक है, इसको कैसे रोका जा सकता है। देखो भाई, एक तो जल संरक्षण परियोजनाएं चलानी पड़ेगी, ठीक, जल संरक्षण परियोजना चलाना भी जरूरी है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जल जल पुनर्चक्रण, जल का पुनर्चक्रण किया जाए, जल का दोहन कर रहे तो उस जल को जो ना जमीन से जल को निकालना, उसे अवशिष्ट नहीं बहाना, उसे किसी और चीज में इस्तेमाल कर लो भाई, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने जो ना पानी निकाला पीने के लिए, ठीक है, और वो भाई जो ना बासी हो गया, उसे क्या करो, जानवरों के इस्तेमाल कर लो, जानवरों को नहलाने के लिए काम कर लो, या फिर क्या करो कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लो उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है इस्तेमाल होना चाहिए, पुनर्चक्रण होना चाहिए जल का, ठीक है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, योजना उसे ऐसे ही नहीं बहा देना, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं भाई, बाढ़ का नियंत्रण भी कर सकते हैं, ठीक है, बाढ़ों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मान लो बाढ़ आ गई, पानी आ गई, उसे पानी को रोक कर रख सकें, ताकि जो ना आवश्यकता के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो सारे सही भाई, उपरोक्त सभी सभी विकल्प सही कर रहे हैं, सारे उपाय अपनाए जा सके भाई, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, बताओ भाई इसका आंसर। भूजल दोहन, भूमि का जो जल है, भूमिगत जो जल है उसका दोहन करना, दोहन को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण होगा, कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण होगा भूमि के जल का दोहन रोकने के लिए। वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को संचित करके रख सकें, वर्षा के जल को संचित करना मतलब इकट्ठा करके रखना, क्या करना, इकट्ठा करके रखना, ठीक है भाई, ये तो हो सकता है, सही बात है। जल पुनर्चक्रण अभी बताया है, ये भी बात सही है, ठीक है।
जब भी तो जो ना भूजल दोहन को कम किया जा सके, जब जल का बार बार इस्तेमाल, एक जल को मान लो जमीन से निकाल लिया, ठीक, समरसेबल से पानी को निकाल लिया, उसे ऐसे ही नहीं बहाना, जो अवशिष्ट बच गया उसे अन्य काम में इस्तेमाल करो, जैसे कपड़े धोने में, जानवरों को पानी पिलाने में, जानवरों को नहलाने में, या सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनर्चक्रण करना। पेड़ पौधों का संरक्षण करो भाई, पेड़ पौधों का संरक्षण करो, तभी तो वर्षा ज्यादा होगी, पानी ज्यादा आएगा, भूमिगत जल का दोहन भी कम होगा। तो कुल मिलाकर इसका भी भाई डी आंसर सही हो जाएगा, डी विकल्प सही है इसका भी। ठीक है भाई, आगे चलूं, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 और देख लो। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बताओ भाई, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय उठाए जा सकते हैं? प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करो। कुछ ऐसे उपकरण आते हैं जो उद्योग में लगाए जाते हैं जिससे प्रदूषण कम निकलेगा भाई। ठीक है, जैसे अभी देखा ना आपने B6 का नाम की बाइक वगैरह आई थी, गाड़ियां आई, ठीक है, ये क्या कर रही है, प्रदूषण को कम कम प्रदूषण करती है, धुआं कम फेंकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, क्लीनर उत्पादन तकनीकों का उपयोग करो। जैसे मान लो भट्टे से धुआं निकल रहा, चिमनियों से धुआं निकल रहा, ठीक है, उसके साथ साथ में कुछ राख भी निकलती है, उड़ती है, उससे भी प्रदूषण फैलता है, तो उसको रोकने का प्रयास करो, उसे किसी तरह से रोका जा सके, ताकि जो ना उस अवशिष्ट को रोक सकें और उसे और कहीं इस्तेमाल कर लो भाई। ठीक है, इसके अलावा चिमनियों की ऊंचाई बहुत ज्यादा करो, ताकि धुआं जो ना ऊंचाई पे उठे। ठीक, दूसरा, फिर जो ना उद्योग में ऐसे ऐसे कचरे को जलाओ जिससे धुआं कम निकले, जिससे धुआं भी कम निकले। ठीक है, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लीनर उत्पादन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए भाई, सही बात है। हानिकारक रसायनों का निष्कासन, यानी कि जो हानिकारक जो केमिकल है, अवशिष्ट है, उसको नहीं जलाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ठीक है, या निम्न कोटि का कोयला, ठीक है, लकड़ियां वगैरह, उनसे क्या होता है, धुआं ज्यादा निकलता है, धुआं ज्यादा निकलता है। लेकिन आप गैस जलाओगे तो उससे धुआं बहुत कम निकलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हानिकारक रसायनों का निष्कासन करना, उनका इस्तेमाल नहीं करना, तो सारे सही भाई, इसमें भी डी आंसर सही हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा भाई। आगे चलो जी, 25 क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चन भागे, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद में। बताओ भाई, ठीक, इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या है इसका आंसर, बता दो क्या होगा। शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? शहरीकरण की जो समस्याएं हैं, शहरों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सके? अगर आप शहर में रहे तो बताओ भाई क्या समाधान होना चाहिए। देखो भाई, हरित स्थानों का विकल्प, हरित स्थानों का मतलब पेड़ पौधे वाले क्षेत्रों का विकल्प या स्थानों का विकास किया जाए। हरित स्थानों का विकास किया जाए, कैसे करोगे? अपने क्षेत्रों में, शहरी वाले क्षेत्रों में, घर के सामने, घर में पेड़ पौधे लगाओ, गमले लगाओ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जो छोटे गमलों में भी लगाए जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? हरित स्थानों का विकास होगा, हरित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मतलब ये ना, आपने देखा होगा ना, शहरों में प्रत्येक व्यक्ति, मान लो घर में 3 व्यक्ति हैं, तीनों के पास में बाइक, तीनों के पास में गाड़ियां, जबकि तीनों एक ही गाड़ी में जा सके, तीनों एक ही बाइक, जो ना 2 व्यक्ति एक बाइक पर जा सके, 3 तो जा नहीं सकते, बस सरकार चलान कटवा दे नहीं तो। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा, सार्वजनिक जो परिवहन है, जैसे मान लो बस चल रही, मेट्रो चल रही, ई रिक्शा चल रही, ठीक है, उनमें जाओ भाई। ठीक, जरूरी थोड़े ना अपना वाहन लेके जाओगे। ठीक है, अपना वाहन लेकर जाओगे तो प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा, शहरीकरण की जो ना समस्या बढ़ेगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। ठीक है, परिवहन में दिक्कत होगी, जाम ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सार्वजनिक जो परिवहन है उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए भाई। दूसरा, कचरा प्रबंधन, जो शहरों में जो कचरा बढ़ता जा रहा है, अवशिष्ट जो होता है, उसका प्रबंधन करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। तो इसके भी भाई सारे सही है, डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, इसका भी डी ऑप्शन ही सही होगा। आगे बात समझ में? चलो जी अगले क्वेश्चन पर जाओ। तो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 17 पे आगे जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बताओ भाई क्या उपाय किए जाएंगे? कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, बिल्कुल सही बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करो। ठीक है, यानी कि एसी वगैरह कम चलाओ, वाहनों को कम चलाओ। ठीक है, इसके अलावा उद्योगों से जो ना ऐसी चीजें जलाओ ताकि धुआं कम हो। आगे बात समझ में? ये चीजें करनी, लकड़ी नहीं जलानी भाई, चूल्हे का प्रयोग नहीं करना, गैसों का इस्तेमाल करो, घर में गैस सिलेंडर जलाओ। आगे बात समझ में? चलो जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा है उसको चलाओ, पवन ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करो, जल ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करो, बिजली का इस्तेमाल करो। कुल मिलाकर जो ना उससे क्या होगा, ये सारे के सारे नवीकरणीय ऊर्जा है, जवारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, आपके जो ना, और जल विद्युत वगैरह। ठीक है, वृक्षारोपण, पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, पेड़ पौधे भी ज्यादा लगाओ, ताकि जो ना तापमान में गिरावट हो, ग्लोबल वार्मिंग में कमी हो। अगली बात समझे, इस साल तो तुम देख ही रहे हो भाई, 2025 में ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही, बहुत ज्यादा बढ़ रही भाई, कितनी गर्मी हो रही, कितना तापमान बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अगली बात समझे? चलो जी, तो डी इसका भी सही हो जाएगा भाई, इसका भी विकल्प डी सही होगा, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा भाई? डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलूं? चलो जी,
अगला क्वेश्चन देख लो भाई, समुद्र स्तर में वृद्धि से क्या खतरे हो सकते हैं? जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा उससे क्या खतरा होगा? बताओ क्या खतरा हो सके? समुद्र के जल स्तर बढ़ने से क्या वृद्धि होने से क्या क्या खतरा हो सके? भाई जब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? जलीय जीव जितने होंगे उनको हानि होगी, एक तो जलीय जीव जंतु जितने हैं उनको हानि होनी, ठीक है जी, वे बेचारे जो ना उनको नुकसान होगा, उनके आवास वगैरह को नुकसान होगा। दूसरा क्या होगा भाई? तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आ जाएगी, पानी ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आएगी, पानी ज्यादा चढ़ेगा, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु में जो ना असंतुलन बढ़ जाएगा, परिवर्तन होगा, और बहुत सारे जलीय जीव जंतु जो है, प्रजातियां जो है, उनका भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर जो है इसमें आपका क्या है? तटीय क्षेत्रों का नुकसान होगा। एक तो भाई तटीय क्षेत्रों का मतलब शहरों का विनाश हो जाएगा, कुछ शहर जो है डूब जाएंगे, शहरों का विनाश मतलब कि बहुत सारे शहर जो है जलमग्न हो जाएंगे। जैसे कहा गया ना कि 2045 तक मुंबई शहर डूब जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका और इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे भाई, क्योंकि जल स्तर बढ़ता जा रहा, ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे, समुद्र का जल स्तर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो नुकसान होगा भाई, जलवायु परिवर्तन को नुकसान होगा। प्रजातियां जो समुद्र में निवास करते हैं, बहुत सारी प्रजातियां, उनको नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा, ठीक है। तो इसका भी डी सही है भाई, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका भी, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई, डी आंसर सही हो जाएगा। चले भाई, तो सारे सही है भाई, डी आंसर सही है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो भाई, ओजोन क्षरण के कारण क्या प्रभाव हो सकता है? बताया था मैंने, त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होता है, त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जब ओजोन गैस सीधे डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएगी तो एक तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका भी विनाश होगा, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको नुकसान होगा भाई, सबको नुकसान होगा। तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कैंसर होने की संभावना, त्वचा कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, जलवायु परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। तो डी आंसर इसका भी सही है, डी आंसर इसका भी सही है, सारे के सारे सही है भाई, इसके भी सारे के सारे सही हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? कैसी होगी भाई? जलवायु परिवर्तन होगा तो समस्या, एक तो तापमान बढ़ेगा बहुत ज्यादा, तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो पृथ्वी पर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, बहुत सारी प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान होगा। आगे बात समझे, वो जो ना कभी कभी बहुत सारी बारिश, बहुत तेजी से बारिश होगी, कभी कभी जो ना सूखा पड़ जाएगा, आगे बात समझे, कभी कभी पे बर्फ पड़ने लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है बहुत सारा नुकसान होता है। तो देख लो भैया क्या है, समुद्र स्तर का बढ़ना, जल स्तर बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, प्रजातियों को हानि होगी, जीव जंतुओं को हानि होगी, असमय बर्फबारी, बिना समय के बर्फबारी शुरू हो जाएगी, बिना समय के बारिश होने शुरू बारिश हो जाएगी, और बारिश के समय बारिश नहीं होने की, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बहुत सारे नुकसान है भाई कुल मिलाकर, ठीक है, सारा कह सकते हैं डी सही हो जाएगा इसका भी, डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, कौन सा? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 21 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई क्या है, ठीक है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको बताना, ठीक, जलवायु परिवर्तन में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बताओ। जलवायु परिवर्तन होने से, मैंने आपको बताया कि जब गर्मी ज्यादा होगी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकेगा भाई? ठीक है, मान लो जो ना बाकी समय जलवायु परिवर्तन में वर्षा नहीं हुई, ठीक है, तो जो ना उससे क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, ठीक है, फसलों के उत्पादन में कमी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां बढ़ेगी, तो बहुत सारे कारण लिख सकते हो आप इसके, ठीक है, बहुत सारे कारण लिख सकते हो, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है, और जैव वो जो है आपकी विविधता को नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, तो फसल उत्पादन में कमी हो जाएगी, एक तो सीधी बात है, सूखा पड़ेगा, बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है जी। तो क्या रहेगा? विकल्प डी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर बताओ भाई फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर बता दो फटाफट। प्रदूषण नियंत्रण की सबसे प्रभावी नीति क्या हो सकती है? अच्छा जी, प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी नीति क्या होगी, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। आवाज आ रही क्या? दिक्कत है कुछ आवाज में? बता दिया करो भाई, आवाज में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दिया करो, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना, ठीक है। चलो जी, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से पालन करना, सही बात है भाई, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो कानून है उनका कड़ाई से पालन करो, ये बात तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दूसरा, जागरूकता अभियान चलाओ भाई प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ये भी बात सही हो सकती है, क्या है। और प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये भी इसका सही विकल्प रहेगा प्रदूषण को रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर इसके भी सारे आंसर सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा भाई,
डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, ऑफलाइन क्लास का टाइम तो नहीं हुआ भाई, अभी अभी नहीं हुआ भाई, ठीक है। चलो जी, तो चलो इस क्लास को पूरा करते हैं फटाफट, 2 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद में। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं? जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना भाई। कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, बिल्कुल सही है भाई, कमी कर दो तो जलवायु परिवर्तन कम होगा। जलवायु अनुकूल नीतियों को लागू करना, सही बात है, ऐसी नीतियां लागू करो जिससे आपका जलवायु को कोई नुकसान ना हो, जलवायु प्रदूषण ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर लो। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहे भाई? जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, तो इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करो, ठीक है। जल विद्युत है, इनका इस्तेमाल करो जिससे क्या हो, जलवायु परिवर्तन को, जलवायु को ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देख लो जी क्या है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 24वां, तो भूजल स्तर को पुनः भरने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? यानी कि जो जमीनी स्तर है, जमीन का, भूमि के अंदर जो पानी है उसकी पूर्ति करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सके, बताओ कौन सा उपाय अपनाना सबसे बेहतर होगा। आगे बात सुनिए, देखो भाई, वर्षा जल का संचयन, यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखो भाई, वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखो ताकि भूजल स्तर को पुनः भरा जा सके। किसी क्षेत्र में पानी रोक कर रखोगे तो पानी जो ना धीरे धीरे क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो भूजल स्तर पुनः भरने का इसका एक ये रास्ता हो सकता है। दूसरा, भूमि सुधार, भूमि सुधार करना चाहिए, भूमि को लेकर जो ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत सारे जो ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो ना जीव जंतुओं का दोहन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, जब पेड़ पौधे लगाओगे तो उस क्षेत्र में जो ना पेड़ पौधे जो है जल का संचयन बनाए रखते हैं, जल का वातावरण बनाए रखते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा नदी पुनर्जीवन, नदियों को पुनर्जीवित करो ताकि उस क्षेत्र का वाटर लेवल ठीक हो सके। अलग अलग क्षेत्रों में नहरें बना दो, बहुत सारे क्षेत्रों में नदियां निकाल दो भाई, ठीक है। नदियां तो प्राकृतिक होती है लेकिन नहरें निकाल सकता है इंसान, ठीक है। बड़ी बड़ी नहरें निकाल दो जिससे ना उस क्षेत्र में जल की मात्रा बनी रहे, भूमिगत जल बना रहे। तो सारे विकल्प इसके भी सही होंगे, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन है। और जो ना कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कितने आपके सही रहे और कितने गलत हुए। बेहतरीन क्वेश्चन है आखिरी वाला, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना भाई किससे संबंधित है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया, बताओ कौन सा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या रियो सम्मेलन, बताओ भाई कौन सा आंसर सही रहेगा इसका, ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। और भाई आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है, कि आपकी ये पीडीएफ जो मिलेगी आपको, ये मिलेगी संसार अकेडमी, SANSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY, संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पे मिलेगी आपको ये सारी पीडीएफ, ठीक है। आगे बात समझ, यहीं पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी भाई, ठीक है, ज्वाइन कर लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे पीडीएफ कर रहे थे बहुत दिन से, ठीक है, पीडीएफ का समाधान तुम्हारा कर दिया गया है। और कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की तो मुझे बता दियो, उसका भी समाधान कर दूंगा भाई आसानी से, ठीक है। और भाई दफा जो ना कोई से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाए, ठीक है, तो जो ना उसको बता दिया करो भाई, मैं कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर तुम्हें कर दिया करूंगा उसका फिर, ठीक है। चलो जी, देखो इंसान हूं मैं भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाए कई बार, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी आंसर सही रहेगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था, ठीक है भाई। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपने आंसर दिया करो भाई, ठीक है। बताने आप सभी को कि कितने आंसर आप लोगों ने सही पुटअप किए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और भाई लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हर क्लास में, लाइक बहुत कमाते हैं भाई, तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो भाई, और जरूर बताना आपको कि कितने आंसर आप लोगों के इसमें सही हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।